जय हिंद। यूनाइटेड नेशंस के 77 सेशन में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। एर्दोगन कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि वो इस्लामिक विश्व के खलीफा बनने का सपना देखते हैं। एर्दोगन की इस टिप्पणी के बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर ने अपने टर्किश काउंटरपार्ट के साथ साइप्रस का मुद्दा उठाया। तो खलीफा, टर्की और साइप्रस का क्या इतिहास है ये बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं एक बात जो शायद एर्दोगन नहीं समझ पा रहे हैं, और वो ये कि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, यहाँ किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने आर्टिकल 370 पर लंबी लंबी टिप्पणी की थी। आज महातिर मोहम्मद कहाँ हैं? पता नहीं। मलेशिया पाम ऑयल बेचकर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है और उसे सबसे ज़्यादा पाम ऑयल खरीदता है भारत। महातिर मोहम्मद की इस टिप्पणी के बाद भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया और इंडोनेशिया से खरीदना शुरू कर दिया। मलेशिया के बिजनेसमैन को लॉस होने लगा, वहाँ असंतोष फैलने लगा और आखिरकार महातिर मोहम्मद को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। आज महातिर मोहम्मद कहाँ हैं? पता नहीं। अब आते हैं खलीफा और टर्की के इतिहास पर। 14th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी यानी 14वीं सदी और 20वीं सदी के शुरू के सालों में होता था ओटोमन एम्पायर। आज जिसे हम टर्की कहते हैं, ये टर्की और इसके आसपास के इलाकों को मिला के बनता था ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर वॉज द सीट ऑफ पावर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ओटोमन एम्पायर के सुल्तान को इस्लामिक विश्व का खलीफा कहा जाता था। ईयर 1878 में ओटोमन एम्पायर ने अपना साइप्रस आइलैंड, साइप्रस एक द्वीप है, उस साइप्रस आइलैंड को ब्रिटिश एम्पायर को दिया था। ये एक मिलिट्री एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट ये था कि अगर कोई ओटोमन एम्पायर पर हमला करेगा तो ब्रिटेन उसकी मदद के लिए आएगा। इस मदद के बदले ब्रिटेन को साइप्रस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया। फिर शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। इस विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई करी। इस बात से नाराज होकर ब्रिटेन ने साइप्रस को अपने कब्जे में ले लिया एंड इट बिकेम अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश क्राउन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ओटोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ गया और 1923 में एक ट्रीटी ऑफ लोजान पर हस्ताक्षर किए गए। इस ट्रीटी के अनुसार ओटोमन एम्पायर खत्म हुआ और एक नया रिपब्लिक ऑफ टर्की स्थापित किया गया। इस नए रिपब्लिक ऑफ टर्की के पहले राष्ट्रपति बने मुस्तफ़ा अतातुर्क। मुस्तफ़ा अतातुर्क टर्किश आर्मी के एक ऑफिसर रह चुके थे। अतातुर्क के कार्यकाल में टर्की की राजधानी इस्तांबुल से बदलकर अंकारा कर दी गई। इस्तांबुल का पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस तरह शुरू हुआ रिपब्लिक ऑफ टर्की। साइप्रस पर अंग्रेज़ों का अधिकार बना रहा, वो उस पर राज करते रहे। कुछ समय बाद वहाँ की जनता में असंतोष फैल गया कि उनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा था ग्रीक ओरिजिन का और एक छोटी हिस्सा था टर्किश पॉपुलेशन का। तो ग्रीक पॉपुलेशन के लोगों को लगने लगा कि हम साइप्रस को ग्रीस देश का हिस्सा बना दें, अपने ओरिजिनल देश से मिला लें। ये इस बात से टर्किश पॉपुलेशन खुश नहीं थी, तो अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए। 1960 में ब्रिटेन ने तय किया कि वो साइप्रस को आज़ाद कर देगा और आज़ाद करने से पहले वहाँ एक सरकार बनाई गई। उस सरकार में ग्रीक और टर्किश ओरिजिन के लोगों को मिलाकर सरकार बनाई गई, लेकिन बड़ा हिस्सा दिया गया ग्रीक लोगों को क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ये इंतज़ाम कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन बाद में फिर अंदरूनी झगड़े होने लगे क्योंकि टर्किश पॉपुलेशन को लगता था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और ग्रीक पॉपुलेशन को लगता था कि सरकार चलाने में असुविधा हो रही है। 1974 में ग्रीस के राजा ने साइप्रस में एक मिलिट्री विद्रोह कराया। उद्देश्य था कि विद्रोह के बाद साइप्रस को ग्रीस से जोड़ लिया जाए। जब ये विद्रोह हुआ तो टर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया और साइप्रस के नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों पर कब्जा कर लिया, जो कि साइप्रस का करीब 40% भूभाग था। नॉर्दर्न साइप्रस में रहने वाले ग्रीक लोग भागकर सदर्न साइप्रस में आ गए और सदर्न साइप्रस में रहने वाले टर्किश लोग नॉर्दर्न साइप्रस में चले गए। 1983 में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइप्रस, जो कि टर्की के कब्जे में था, उसको एक नया देश घोषित कर दिया गया और उसका नाम रखा गया टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। गौर कीजिएगा, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। इस देश को सिर्फ टर्की ने मान्यता दी है। टर्की के अलावा दुनिया के किसी देश ने
इस टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को मान्यता नहीं दी है, ना ही यूएनओ ने दी है। अब आप टर्की और पाकिस्तान में समानताएं देखिए। पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा हथिया लिया है और उस हिस्से को कहता है आज़ाद कश्मीर, जबकि कब्ज़ा पाकिस्तान का है। टर्की ने साइप्रस के एक हिस्से को हथिया लिया है और उसे कहता है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, यानी एक अलग देश, लेकिन कब्ज़ा टर्की का है। तो टर्की वही कर रहा है जो पाकिस्तान ने किया है। तो टर्की को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हमें कश्मीर पर ज्ञान दे, और वैसे भी ये बात हम बार बार साफ कर चुके हैं कि कश्मीर पर हमें ना किसी की दखलंदाजी चाहिए और ना ही ज्ञान। और एर्दोगन साहब ये भी समझ लें कि कहीं उनका हाल महातिर मोहम्मद जैसा ना हो जाए। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, सावधान एर्दोगन साहब, मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद।